हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन। पेपर सेट है 2024, पेपर कोड है 346 FT। तो बच्चों चलिए पेपर को शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। तो आइए डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश एक छोटे से आयतन में है। मान लेते हैं वो आवेश है कोई Q आवेश है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत फ्लक्स का मान दिया है। यानी कि इस आवेश को घेरता हुआ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, सारे बच्चे बोलेंगे, गोलीय पृष्ठ है। और इस गोलीय पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, जिसकी वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं फाई, उसकी वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट मीटर। ठीक है सर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा। मतलब अगर हमने रेडियस को बढ़ा करके 4 सेंटीमीटर कर दिया, 4 सेंटीमीटर कर दिया, तो इस केस में अगर ये स्फेरिकल सरफेस के रेडियस को 4 सेंटीमीटर कर दिया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो एक्चुअली जो फ्लक्स की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करती है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर देंगे 1 अपॉन करके। ठीक है, तो सर ऐसे केसेस में हमें तो पता है जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली इनसाइड चार्ज के और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी कि Q इनसाइड पे डिपेंड कर रहा है। और अगर आपने स्फेरिकल सरफेस का रेडियस बढ़ा दिया तो कौन सा Q इनसाइड चेंज हो रहा है, चार्ज तो सेम ही अंदर है ना। इसका मतलब यहां पर जो पहले फ्लक्स होएगा वही फ्लक्स इस बड़े वाले स्फेरिकल सरफेस से भी लिंक करेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी। और कितनी आएगी, 10 वोल्ट मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलो भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो बच्चों अगर कहीं चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र। और अगर वही चार्ज गतिमान हो जाए तो गतिमान चार्ज से क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा की वजह से क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एंड वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है और प्रॉपर तरीके से मैं बना देता हूं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बना के रखा है, दे रखा है kx माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बना के रखा है साइन kx माइनस ओमेगा टी। बच्चों आप जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेव इक्वेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेव इक्वेशन है। तो इन्होंने कहा भैया कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर, तीसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्या जाएगा सर, E नॉट K इक्वल टू बी नॉट ओमेगा। सर यहाँ पर बी नॉट क्या है, बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड वेव का पीक वैल्यू, और यहाँ पर ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव जो है बन रही है उसका पीक वैल्यू। ठीक है, अब यहां से सर कहेंगे सर ये कैसे आया रिलेशन। एक्चुअली होता क्या है, ई नॉट बराबर होता है बी नॉट इंटू सी, यही है। इसी को इन्होंने कुछ इस फॉर्म में दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ई नॉट इक्वल टू होता है बी नॉट इंटू सी। सर कैसे हम जान पाएंगे, यहां पर के आपका वेव नंबर है,
तरंग संख्या बोलते हैं, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। मैं प्रॉपर तरीके से अगर इसको आप सॉल्व करोगे भाई ना, तो अगर यहां पर आप k की जगह पे क्या रखोगे 2 पाई बाई लेमडा रख लेना, तथा ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रख देना। जब आप रख करके प्रॉपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको प्रॉपर यही इक्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये जो आपका का, खा और गा वाला है, गा वाले का पहला वाला आंसर सही है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जाते हैं चौथा वाला ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में चौथा प्रश्न है कि 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है, यानी कॉन्वेक्स नेचर का है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं, यानी पानी में डाल दिया गया, उस लेंस को कहां डाल दिया गया, पानी में डाल दिया गया। ठीक है, तो वह कार्य करेगा। तो बच्चों मैं बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए उत्तल लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है या डाइवर्जिंग नेचर का है, तो आप कभी भी आंसर मत दीजिएगा। अब पूछेंगे क्यों सर, क्योंकि भाई पहले उनसे ये बोलो कि वो उत्तल लेंस किस मीडियम में उपस्थित है। अगर वो हवा में होगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस की नेचर की तरह मतलब कन्वर्जिंग नेचर का बिहेव करेगा, और अगर वो कहां पर है, पानी में है, तो उसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो इसमें डाइवर्जिंग नेचर मतलब एक अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अंगा वाला क्वेश्चन है, E बराबर PC में E ऊर्जा और P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से यहाँ साइड में प्रूफ कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ देख लो। देखो प्रूफ क्या है कि भाई डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, और अगर ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसका नाम रख दिया गया है बैटर वेव। और इस बैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p। ठीक है सर, हमें कोई डाउट नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि अगर क्या हो आपके पास कोई एनर्जी है, इसी का जस्ट उल्टा करके बात किया जाए, अगर रिवर्स सोचे कि अगर आपके पास लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट की बात करें जो कि फोटान से बना हुआ है, अगर फोटान की बात करें तो फोटान एनर्जी है और लाइट एक वेव है, तो वेव के साथ भी क्या एसोसिएटेड होगा, वेव का भी अपना क्या होगा, एक मोमेंटम होगा। और उस मोमेंटम का इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं इस p को यहां भेज दूं तो p बराबर क्या आएगा, h अपॉन लेम्डा आएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, और अगर कोई वेव एसोसिएटेड है, कहीं से वेव आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रहा है, तो उसका मोमेंटम होगा। यानी कि लेम्डा है तो मोमेंटम होगा, और मोमेंटम है तो लेम्डा होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डबल नेचर ऑफ लाइट फॉर अ फोटॉन। अब बात करते हैं कि सर मामला ये है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कह रहा है E बराबर PC क्या है सर, E बराबर PC में 4 ऑप्शन दे रखा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा फोटान के लिए यह समीकरण लागू होता है, इलेक्ट्रॉन या के लिए परंतु फोटान के लिए नहीं, फोटान के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो ये ऑप्शन थर्ड सही है कि फोटान के लिए लागू होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। अब आपको सर ये कैसे लेसन आया, आ जाओ भाई चर्चा कर लेते हैं। अगर फॉर अ फोटान की बात करें, एक फोटान की बात करें, तो एक फोटान के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो E बराबर होती है hc बाई लेम्डा। अब आपको पता है कि h बाई लेम्डा क्या है भाई, आपको पता है ना कि फोटान एनर्जी है और एनर्जी के पास वेव होता है, और जिसके पास वेव है वो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब h बाई लेम्डा की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूं, p रखूंगा, तो क्या आएगा, E बराबर हो जाएगा p इंटू सी। तो ये किसके लिए डिफाइन किया गया है, फॉर अ फोटान के लिए डिफाइन किया गया है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें पांचवें वाले में है फोटान के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला चा वाला प्रश्न क्या है, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि किस, मतलब आपने पढ़ा होगा कि पीएन जंक्शन डायोड का बायसिंग करते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग होता है, एक रिवर्स बायसिंग होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है,
P वाला टर्मिनल बैटरी के धन टर्मिनल से P वाला सिरा और N वाला सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस केस में आपको बताया गया होगा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो करंट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो विसरण धारा है वो क्या है सर? भाई जब P और N दो टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला करके PN जंक्शन डायोड जब हम बनाते हैं, तो अगर यहाँ मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पर P और यहाँ N होगा। यहाँ पर होल पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन जंक्शन के ज्यादा करीब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जाकर के इस होल से जाकर के क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। और जब डिफ्यूज हो जाते हैं तो जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं क्या? विसरण धारा। और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट का मतलब हुआ जब आप इसको बैटरी लगाओगे तो बैटरी इसको लतियाएगा। बैटरी के लात मारने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको पता है नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी लतियाएगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और होल जो है इस साइड जाएंगे, तो उस केस में करंट बनता है। तो यहां पर पूछा गया है धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। किस संधि में? विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। तो कायदे में यहां पर रहेगा अग्रदिशिक बायस में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट कौन सा है सर? हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं भाई। तो बच्चों हम चलते हैं अब खंड बा पे, और पहला क्वेश्चन है दूसरे का, विशिष्ट चालकता और अपवाह वेग में संबंध का समीकरण लिखिए। विशिष्ट चालकता जो कि प्रतिरोधकता का उल्टा होता है सिग्मा, बराबर होता है 1/, मतलब यहाँ पर 1/, तो बेसिकली होता है रो, यानी कि प्रतिरोधकता का उल्टा है विशिष्ट चालकता। तो इसमें और किस में रिलेशन खोजना है? और रिलेशन खोजना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। आपको इन दो टर्म में या दो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन चाहिए। ठीक है सर, तो आइए भाई बात कर लेते हैं। देखिए आपने ओम का नियम पढ़ा होगा इन वेक्टर फॉर्म। देखिए जो आप ये पढ़ते हो V बराबर IR, ये ओम का नियम है इन स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो काम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस करेगा, हम इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। ठीक है, अभी समझिएगा। करंट की जगह पे लिख रहे हैं डेंसिटी J लिख देंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? रेजिस्टिविटी, यानी कि यहां पर लिखते हैं रो। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो एक काम करते हैं, इसको E बराबर हो सकते हैं J इंटू यहां पर 1/सिग्मा कर देंगे। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। ठीक है सर, निकल गया। सर ये क्यों निकलवा रहे हो? आ रहे हैं भैया। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप प्रॉपर तरीके से लिखिए, उसके बाद आपको पता है इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे दीजिए, और आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, जो आपका मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है सर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकलेगी? E बराबर आएगा VD/μ। ठीक है सर, तो यहां पर E की जगह पे क्या रख देंगे? VD/μ। तो J बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू E की जगह पे क्या लिखना है? VD/μ। ठीक है, VD/μ। और J बराबर क्या होता है? आप NEVD। J बराबर क्या होता है? इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी NEVD, और यहाँ सिग्मा इंटू VD/μ। VD से VD कैंसिल, तो यहाँ से सिग्मा वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा की वैल्यू आएगी NEμ। तो यही क्या है आपका? दिस विल बी द रिलेशन। क्या रिलेशन है सर? इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या है? ये रिलेशन है। आपको यही लिखना होगा। अब आप ये सोच रहे हो सर इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म है ही नहीं। भाई अगर मोबिलिटी आ गई तो वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप ला सकते हो, क्योंकि मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये रिलेशन लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एम्पियर पर्पतीय नियम का उल्लेख करें। तो भाई बहुत आसान है, एम्पियर का पर्पतीय नियम समझ लीजिए। स्टेटमेंट वाइज मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से। एम्पियर परिपथीय नियम, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं इसको। देखिए अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एम्पियर ने कहा था इससे पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप खींचिए, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए इन्होंने अपना नियम दिया है। उनके हिसाब से क्या है, किसी बंद पृष्ठ के, पृष्ठ नहीं लगाइएगा, किसी बंद लूप के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
बंद लूप के अंदर परिबद्ध धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब यहां पर आप लिखेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I अंदर वाला करंट। सर अंदर वाला कौन सा? जो इस लूप के अंदर करंट आ गया है उसको हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है सर, तो यहां पर आप एम्पियर का परिपतीय नियम लिख लीजिएगा। अगला है 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में बदलिए। तो भाई ये तो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 1 kWh में कितना होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा आपको जूल में बदलना है तो 1 किलो में होता है 10 के घाते 3, वाट को आप रहन दीजिए और घंटे को बदल दीजिए सेकंड में, क्योंकि वाट इंटू सेकंड बराबर होता है जूल के। तो यहां से वाट इंटू सेकंड कर देंगे और यहां से सेकंड में बदले हैं तो यहां से हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 10 के घाते 3 यहां आएगा, 3 यहां आ जाएगा तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड को ही बोला जाता है जूल। तो यहां आप क्या करेंगे? जूल लिख देंगे। तो यही होता है 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? सौप्रयुक्त का विमीय समीकरण निकालिए। तो मैं आपको प्रॉपर इसका फॉर्मूला दे दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है, ईएमएफ बराबर होता है -LdI/dt। अब होगा सर ये कहां से आ गया डायरेक्टली? तो भाई थ्योरी आपको देखना पड़ेगा, उसका लेक्चर हमारे लोग के यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, उसको देखिएगा। फिलहाल मैं यहां पर समझा दे रहा हूं। यहां पर L है इंडक्टेंस, ठीक है, और यहां पर DI तो करंट है, स्मॉल चेंज इन करंट इस थोड़े से समय में, TT क्या है थोड़ा सा समय, और E क्या है? EMF है, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको। तो यहां से अगर आपको क्या चाहिए? L का डायमेंशन चाहिए तो क्या कर सकते हो? यहां से E बराबर लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो -LdT/DI कर देना, और प्रॉपर L चाहिए ना तो L को रोक दो तो यहां आएगा बोल्ट, इसका मतलब बोल्ट, इसका मतलब एम्पियर, तो आएगा बोल्ट इंटू एम्पियर अपॉन सेकेंड। अब आप क्या करेंगे? बोल्ट का डायमेंशन लिखिएगा। देखिए प्रॉपर समझा दे रहा हूं, बोल्ट का डायमेंशन लिखिएगा, एम्पियर का डायमेंशन तो ए ही होता है, करंट का डायमेंशन एम्पियर होता है तो उसका ए ही लिख लेंगे, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? टी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा? एल का डायमेंशन मिल जाएगा इंडक्टेंस का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सौप्रयुक्त होता क्या है? देखिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मामला क्या है सर? ये होता क्या है ये भी समझा दीजिए। देखिए जब किसी भी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं, करंट को बढ़ाएं घटाएं रिवर्स करें, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? करंट में स्वतः एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है उस कॉइल में, और इस इंड्यूस करंट की इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसकी हम लोगों ने डायमेंशन इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आ जाओ भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर में डाल दे रहा हूं भाई यहाँ पर। देखिए ये आपका था दूसरे का वाला प्रश्न, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने किया दूसरे का खा, ये जो एम्पियर का परिपतीय नियम लिखा था वो दूसरे का खा वाला प्रश्न था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले थे तो तीसरा वाला 1 किलोवाट, ये क्या था? दूसरे का गा वाला प्रश्न था जो हम लोग यहाँ पर ऊपर कर चुके हैं। फिर है दूसरे का घा वाला प्रश्न, जो कि यहाँ से आप क्या करना है? सौप्रयुक्त का विमीय सूत्र निकालना है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का। तो ये क्या है? दूसरे का घा वाला प्रश्न हो गया। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और दूसरे का जो नेक्स्ट है अंगा वाला प्रश्न, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। सर आयनन ऊर्जा होता क्या है? हाइड्रोजन किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अब ये क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी है? आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से। nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है -13.6/n², ये फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। भाई बोर्ड्स के परमाणु के मॉडल के अनुसार हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसका रेडियस फिक्स होगा, वेलोसिटी फिक्स रहेगी। ये बोर्ड्स का अपना एक परमाणु मॉडल है। तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो आयनन एनर्जी है वो 13.6 है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2,
के लिए क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है। मतलब कि भैया n बराबर 2 के लिए सेकेंड ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो n का मान 2 चिपका दो। तो सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो -13.6/2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, मिल नहीं रही है, ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तब निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम दे दें एनर्जी तो क्या होगा, सेकंड वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला डेफिनेशन है सर एक तरंग के तरंगार की परिभाषा दीजिए। तो भैया तरंगार क्या होता है, ये आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तरंगार क्या होता है, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे हो। जैसे आप जब पत्थर फेंकते हो तो मीडियम आपका वाटर है, वहां पर जो वेव बन रहा होता है उसमें देखिए पार्टिकल एक साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के पार्टिकल जो है एक साथ ऊपर आ रहे होते हैं, फिर एक साथ नीचे जाते हैं, फिर एक साथ ऊपर आते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। अगर लाइट बहुत इन्फिनिटिव से आ रही है, काफी दूर से आ रही है, तो वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, तो अगर आपका सोर्स लीनियर सोर्स है, जैसे अभी मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये लीनियर सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेंगी ना वो कैसी होंगी, वो वेव फ्रंट होने वाली है सिलेंड्रिकल। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों, देखो एक मिनट रुक जाओ। देखो जैसे आपने कभी बॉम्ब एक्सप्लोजन का वीडियो देखा हो, तो बम जब एक्सप्लोड करता है तो कुछ इस प्रकार से एनर्जी निकल रही होती है। देखो ऐसे बम है, एक्सप्लोड होगा, ऐसे एनर्जी, ऐसे फिर थोड़ा बड़े, मतलब एक साथ सारे पार्टिकल को एनर्जी एक साथ मिलेगी, फिर अगले नेक्स्ट वाले पार्टिकल को एक साथ एनर्जी मिलेगी। यही है वेव फ्रंट। यानी कि जिन पॉइंट्स को, अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं, ऐसे पॉइंट्स को मिलाएं जिस पॉइंट पर पाए जाने वाले सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हो, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। यार मोबाइल कहाँ गया, चलो। तो बच्चों हम अब खंड सा पे मूव करते हैं। देखिए क्या है खंड सा का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ डाल दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ये है खंड सा और इसका थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड का पहला वाला क्वेश्चन जो कि सर्किट बना करके एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया था। देख लो भाई आराम से समझते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, कुछ तरीके से यहाँ पर स्विच लगा दिया गया है जिसको ओपन रखा गया है। अब देखो प्रॉपर तरीके से समझो भाई इस क्वेश्चन को। फिर यहाँ पर 20 वोल्ट का क्या कर दिया गया है, बैटरी लगा दिया गया है। ये 30 ओम, ये 10 ओम। ठीक है सर, कह रहे हैं दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिक्कत है यार, क्या पूछे हैं? तो कह रहा है यदि स्विच खुला हो तथा बंद हो। तो भैया जब स्विच खुला रहेगा तो खुला हुआ स्विच इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट कभी नहीं जाएगा। तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ से निकल आएगा। तो यार इसमें तो ओम का नियम लगा देना यार, सिंपल सा। देखो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो आएगा 30 10 40 आएगा, तो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। भी कितना है 20, रजिस्टर कितना है 30 10 40, खटाखट काटा पीटी कर लो, कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 0.5 एम्पीयर। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि हम क्या कर दें, स्विच को बंद कर दें। अगर बंद होगा यानी कि यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट वाले में हम लोग लगा चुके हैं। केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड में क्या कह रहे हैं कि भैया अगर हमने स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, करंट अब यहाँ पर जाएगा नहीं जाएगा सर, तो आप देख लेते हैं। देखो जब यहाँ की बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं ए है, तो यहाँ जो पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल यहाँ का, वही पोटेंशियल यहाँ का, वही पोटेंशियल यहाँ का। तो अभी भी भैया यहाँ करंट की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यार दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट कहाँ जाने वाला यार, करंट तो 0 होएगा ना। एकदम बकवास क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खंड देखिए अगला है खा वाला क्वेश्चन, तो ये हो गया का वाला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे का खा की बात करते हैं। तो खा वाला कह रहा है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक हो भैया, एटॉमिक मास यूनिट को कह रहा है समतुल्य ऊर्जा प्रकट करिए। मतलब आइंस्टीन ने बताया था कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यदि किसी के पास मास है तो उसके पास उसी के इक्विवेलेंट क्या होगा, एनर्जी होगा। तो भैया एक एएमयू मास का यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 1.67 10⁻⁻27 kg। तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। खत्म क्वेश्चन है यार। E बराबर क्या होता है, डेल्टा mc स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 1.67 10⁻⁻27 और लाइट की स्पीड होती है 3×8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट आउट करिएगा भैया, आंसर मिल जाएगा। खत्म क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर।
अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यहाँ पर एक डायग्राम बना के दे रखा है और आप इससे देख कर डर जाएंगे वो क्वेश्चन को। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एकदम आसान है, प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो लग जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, एक डायपोल यहाँ बना रखे हैं और यहाँ पर एक डायपोल कुछ इस तरीके से बना रखे हैं। यहाँ इसका साउथ नॉर्थ, यहाँ क्या दिया है भैया, यहाँ दिया है नॉर्थ और यहाँ साउथ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 दिया है और इसको नाम रख दिया गया a1 मैग्नेट, इसको नाम दे दिया गया a2 मैग्नेट। ठीक है सर, कोई हमें दिक्कत नहीं है। पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से कितना दिया है d, और ये भी डिस्टेंस क्या है यहाँ से d, सेम डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कह रहा है भैया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दो चुंबक, मतलब यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m1 बराबर क्या दे रखा है, m2 दे रखा है। ठीक है सर, दो चुंबक दिए गए चित्र की बात रखे हैं। चुंबक A1 द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना टेस्ला हो तो A1 द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे रखा है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाई ये वाला जो मैग्नेट है कहीं ना कहीं इसके एक्सियल वाले पोजीशन पे पॉइंट P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखे हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो भाई सारे बच्चे एक बार ध्यान समझें कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, जो पोल नॉर्थ पोल जो होता है जिस तरह बिहेव करता है, उसी तरह आपका प्लस क्यू चार्ज बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी छोटे से डाइपोल की बात करो, कुछ उससे लेकर के समझाता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आपने पढ़ा होगा जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ऐसे तो पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। ठीक इसी प्रकार से जो काम यहां पर निगेटिव क्यू चार्ज करता है, वही काम क्या होता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कर रहा होता है। तो यहां पर बेसिकली जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, साउथ से किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है सर, हमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। इसी यहां पर क्या होता है, माइनस क्यू से क्या होगा, प्लस क्यू की तरफ। यहां भी क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है सर, अब आपने पढ़ा होगा एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है फॉर ए बार मैग्नेट, वो आता है, आप इसको नाम दे दीजिए B। अब आधे बच्चे चौंक जाएंगे, सर B क्यों, अरे भैया B की वैल्यू होती है, मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, B की वैल्यू होती है, इसको मिटा दे रहे हैं, B की वैल्यू होती है K2m/r3। भाई जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे आता था K2p/r3। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, K2m/r3। वहां P होता था, यहाँ m है। वहां पर जो K का मतलब होता था वो 9 गुणित से 9 होता था, यानी 1/4πε0। यहां पर जो K का मतलब है वो μ0/4π है। तो इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है सर, तो और इसकी वजह से ये जो मैग्नेट है इसके क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसी वजह से ये इक्वेटोरियल लाइन पे फॉल कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इस डायरेक्शन में आता है। और कितना आता है, इसकी वैल्यू होती है K, मैं यहां लिख रहा हूं नाम B1, इसको B2, वो आता है Km/r3। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर मिलेगा, परपेंडिकुलर, यानी कि जस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या मिलता है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट के सेम डायरेक्शन में। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि सर यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड आपने मान लिया वर्क, इसकी वजह से, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, m2 मतलब B2। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है √B1² प्लस B2² प्लस 2B1B2 cos थीटा। तो कायदे में यह थीटा का मान 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता हूं, वो जो रिजल्टेंट आएगा वो √B1² प्लस B2² और 2B1B2 cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब देखो आपको क्या करना है, यहां से आपको इसको वैल्यू रखना है। सर यहां पर आपने m सेम क्यों ले रखा है, भाई दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है ना, मतलब दिया है ना, देखो यहाँ पर m1 बराबर क्या है, कहीं दिखाऊं, यहाँ देखो लिखा हूं मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो इस वजह से सेम लिया हूं भाई। ठीक है, समझ आया। अब B1 का मान यहाँ रख दीजिएगा, क्या रखना है सर, K2m/r³ का होल स्क्वायर प्लस Km/r³ का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। सर सॉल्व कैसे करेंगे, भाई सॉल्व करने का मुद्दा बहुत आसान है। ये आपका Km/r³ बाहर निकल आएगा ओवरऑल, और आपको सॉल्व करना है केवल 2 को और 1 को। आप सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अब खंड 7 का जो है
शायद ये आखिरी क्वेश्चन, हाँ हाँ आखिरी क्वेश्चन है और ये है घ नंबर। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। आप इसको सॉल्व करिएगा, प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि जो आपने पढ़ा है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए। उसमें भी एक्सियल पोजीशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पर भी एक्सियल पोजीशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सेम वही कैलकुलेशन, वही मैग्नेटिक मोमेंट, वही फार्मूला, वही सोल्यूशन। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, आप जानते हो भाई, सॉल्व करिएगा। ठीक है सर, यहाँ पर सावधानी कुछ नहीं बरतनी है भैया। यहाँ पर कुछ बच्चे के में कंफ्यूज हो रहे हैं भैया। के का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। क्या इशू है यार, एकदम आसान है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और यार क्वेश्चन नंबर मुझे कौन सा करवाना है ये देख लेता हूं। चलो घा वाला नंबर कह रहा है सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा 10 मिली एम्पियर है, तो अग्र प्रतिरोध आकलित कीजिए। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो उनके नहीं है, बस सीधे सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन है। सब कुछ दे रखे हैं भैया, विभवांतर दे रखे हैं, 20 वोल्ट का लगा रहे हैं बैटरी, करंट कह रहे हैं कि 10 मिली एम्पियर। बहु बताना चाहूंगा कि फॉरवर्ड बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो मिली एम्पियर ऑर्डर करंट फ्लो करवाता है। रिवर्स बायस में करंट जो है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का फ्लो होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में यानी पश्च दिशा में करंट जो बनाता है वो माइनॉरिटी चार्ज के लिए बनाते हैं। अब भाई इसके लिए आपको लेक्चर देखना होगा, क्योंकि बिना लेक्चर देखे आप थ्योरी समझ नहीं सकते। ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चा प्रॉपर तरीके से लेक्चर को अटेंड किया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर लगा दीजिए करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 10 मिली एम्पियर। क्वेश्चन खत्म। बच्चे गलती करते हैं क्या कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट नहीं करते, सबसे बड़ी कमी है भाई। हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो। 10 × 10⁻³ एम्पियर, इसको काटापीटी करोगे 10⁻⁻² एम्पियर। V = IR लगा दो भाई। रेजिस्टेंस पूछा है, वोल्टेज है 20, करंट है 10⁻²। भाई अब सॉल्व कर लेना, सॉल्व करवा दे। चलो इस सॉल्व कर लेते हैं, आसान वाला सॉल्व कर देते हैं हम। 20 बटे कितना, 10⁻², ऊपर ले जाओगे तो कितना होगा, 10⁻² × 20 यानी कितना आ जाएगा, 20,000 ओम। ठीक है, ये थोड़ा आसान कैलकुलेशन था इसलिए हमने खुद कर दिया। ठीक है चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाला। अगला तो बच्चों अब खंड दा पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन चौथे का का। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया से करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। चौथे का मामला क्या है सर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए। भाई इतना आसान क्वेश्चन। टाउ = क्या होता है, P × E। वेक्टर फॉर्म में याद रखें कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यहां पर ये होता है, मैं यहां समझा देता हूं, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या आपका है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यानी वैद्युत क्षेत्र। अब इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ आप यूट्यूब पे साइट पे जाकर के देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि कैसे प्रूफ किया जाता है। बेसिकली अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर कोई डायपोल रखा हुआ है तो इस पर प्रॉपर तरीके से आपको पता है -Q + Q, दो ऐसा निकाय जो निगेटिव परिमाण के दो समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्पांश दूरी पर रहते हैं, तो ऐसे निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आपने थीटा एंगल पे रख दिया, इसके एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आपने रख दिया, तो ये +Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ फोर्स लगाता है, और कितना लगाता है, QE, और -Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ बल लगाता है, कितना, QE। और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं तो कपल लगता है कि डाइपोल जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस वाले हिस्से पर आगे बल लग रहा है, इस वाले हिस्से पर पीछे बल लग रहा है, तो ये आपस में ये रोटेट कर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। फार्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क = होता है R × F परपेंडिकुलर। जब आप प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट आउट करोगे तो आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे टाउ = किस पे, PE sin θ पे। ठीक है, करिएगा भाई सॉल्व इसको। ठीक है, ये आपका प्रूफ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला वाला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है। चलो भाई धारावाही कुंडली बताइए, क्वेश्चन नंबर का हो गया। अगर हम चलते हैं चौथे के खा पर। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे, देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिख रहा है, कितना दिख रखा है, 12 सेंटीमीटर।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगला, धारावाही कुंडली के केंद्र पर, ये कोई कुंडली है, ठीक है, और इसमें करंट किधर जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये इन्होंने दे रखा है कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 0.4 10⁻⁻⁴ टकला है। टेस्ला बोलिए भाई, टकला नहीं। चलिए अगला है कि कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, मतलब जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है वो कुंडली का ये प्लेन है, तो इस प्लेन के लंबवत किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर मैं समझ सकता हूँ, इसके बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे अगर एक कुंडली है तो कुंडली पे केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसको मैं डॉट से दिखा देता हूँ। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमें क्या पूछ रखे हैं, कह रहे हैं कि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान, एकदम बकवास क्वेश्चन यार। कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है B बराबर, अगर मैं इसको मान लूं O नाम दे दूं, तो B एट सेंटर O इक्वल टू होता है μ0I/2a। सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन खुद दे रखा है, किधर दे रखा है, खुद ही कह रहे हैं बाहर, किधर कह रहे हैं, बाहर। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो राइट हैंड पाम रूल लगाइए, इसको फिंगर को कर्ल करिए करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जो पहला वाला आंसर चाहिए था उनको मिल चुका है, एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर को करंट के डायरेक्शन में करेंगे तभी तो अंगूठा बाहर आएगा, और अंगूठा क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहां से आपको बोल सकते हो, बाहर को मैं बोलता हूं k कैप, अंदर वाले को बोलता हूं -k कैप, और बाहर वाले को +k कैप। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो कितना आता है, 0.5 तो कितना आएगा, -4, μ0 की वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁷, करंट कितना है, कहाँ छुपा है, निकालना है, और 2 इंटू रेडियस कितना है, यहाँ से 12 इंटू 10⁻⁻²। अब आपको भाई यहाँ पर इसको कैलकुलेट आउट ही करना है, सिंपल क्वेश्चन था, करंट यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये हो गया चौथे का खा वाला नंबर। ये प्रूफ है, बेसिकली कुछ नहीं है, R इंटू लंबवत बल, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लंबवत बल। तो यानी आपको पता है कि यार ये पूरा 2L होता है, तो ये लेंथ L हो जाएगा, ये लेंथ L हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मानूं, क्योंकि इसी के अबाउट तो घूमेगा भाई, इसी के अबाउट तो नाच रहा है, इसी के अबाउट तो घूम रहा है, और ये कौन टॉर्क दे रहा है, यही जो दो फोर्स नहीं लग रहे हैं, यही इसको क्या कर रहे हैं, टॉर्क दे रहे हैं, और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम जा रहा है। तो घूमेगा तो फॉर्मूला होता है R इंटू एफ परपेंडिकुलर। आप प्रॉपर तरीके से, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, इसको प्रूफ ही करवा देता हूँ। टॉर्क इक्वल टू क्या, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, R की वैल्यू L। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखो ये फोर्स है, और फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से लंबवत दूरी यही तो होगा भाई। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये है और फोर्स इधर लग रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लंबवत दूरी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर है और लंबवत दूरी यही तो होगी, तो कितना होगा, ये आपका L है, तो ये वाला आपका आ जाएगा L sin थीटा। तो कितना आएगा, यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, L sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, QE। तो यहाँ से आप जो है प्रॉपर तरीके से प्लस एक और टर्म आएगा, क्यों, क्योंकि ये इस फोर्स के जब टॉर्क लिखोगे तो यहाँ पर R इंटू एफ परपेंडिकुलर लिखना, तो R कितना है, L sin थीटा इंटू QE। भाई देखो फोर्स इधर लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो उसकी लंबवत दूरी यही तो होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बस लंबवत दूरी का मतलब यही, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप रख दोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ से 2QE L sin थीटा, 2QL क्या होता है, PE sin थीटा, ठीक है। अभी मुझे बहुत सारा सॉल्व करवाना है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा रिपीटली करवा दिया हूँ, आप यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या होता है, तो मैं समझा देता हूँ। देखिए जब लाइट क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपने पढ़ा होगा कि लाइट अभिलंब से दूर हट जाती है। अब जैसे जैसे आप क्या करते हो, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हो। देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो मान लेते हैं आपका ये डेंसर मीडियम है और इधर वाला क्या है, हवाई है। लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है सर। आपने अगर इस वाले एंगल को और बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये नॉर्मल से और दूर हट जाएगी, मतलब यहाँ से दूर हटाना है, सॉरी यहाँ से बना लीजिएगा भाई डायग्राम प्रॉपर तरीके से। ये नॉर्मल से दूर हटेगी। आपने ये वाला एंगल और बढ़ाया तो नॉर्मल से और दूर हट जाएगी।
आपने ये वाला एंगल और बढ़ाया तो नॉर्मल से क्या दूर हट के 90 हो जाएगी। तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है सर। अगला क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो कुछ नहीं, अगर हमने आपतित किरण का मान आपतन कोण से भी ज्यादा कर दिया, मतलब अभी भी नहीं मानो, अभी एंगल को आप और बढ़ा दो, एंगल और बढ़ाओगे तो लाइट जो है अभी 90 पर तो रिफ्रैक्ट हुई थी, इस बार उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। इसी फेनोमेना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम से लाइट विरल माध्यम में जाएगी, अविलंब से दूर हटेगी। आप अगर आपतन कोण का मान और बढ़ाओगे तो लाइट और दूर हटेगी। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला लाइट इधर से निकल जाएगी ना, तो जिस मान पर 90 हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। और अगर आपने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया तो लाइट दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पहले वाले माध्यम में ही लौट आती है। इस फेनोमेना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए भाई, और क्या क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है देख लेते हैं। अगला है कि भैया प्रकाशिक तंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाते हैं वो बेसिकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो बच्चों हम लोग चलते हैं खंड दा के क्वेश्चन नंबर 4 के घा पर। और ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा लोगे, मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से भी करवाऊंगा। आप लेंथी मेथड से जाना चाहते हो, लेंथी मेथड भी करवाऊंगा। चलो भाई चलते हैं। देखो काम क्या है, मामला यही है कि आपको मानना है ये सब लो पोटेंशियल पे सारे टर्मिनल है, तो आप यहां पर मान लीजिए 0, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लीजिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 माना, तो ये भी 0, तो ये भी 0, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सर, यहां का पोटेंशियल आप मान लो V, तो ये भी, तो ये भी, तो ये भी, क्योंकि जो कंडक्टिंग वायर होते हैं वो इक्वि पोटेंशियल की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्टर का वायर इक्वि पोटेंशियल होता है तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। बस यार एक फार्मूला लगाना है, खटाक से आंसर ले लो। V बराबर क्या करना है, E1/R1 यानी 3/1 प्लस E2/R2 2/1 प्लस E3/R3 यानी 1/1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। यहाँ से कितना आएगा, 3 2 5 1 6, और यहाँ कितना आएगा 1 2 3। खटाखट यहाँ से क्वेश्चन काटो, आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर सर पोलैरिटी चेंज हो तो, अरे भैया अगर यहाँ पर मान टर्मिनल उल्टा कर दिया गया, यहाँ निगेटिव यहाँ प्लस कर दिया गया, कुछ नहीं करना, लोड नहीं लेना, वहां पर प्लस की जगह पे माइनस लगा देना, मस्त रहना। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। सर बड़ा वाला मेथड बताइए, हमारे एग्जाम में तो ऐसे लगाएंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला, तो आ जाओ भैया। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, ये 0 पोटेंशियल, तो यहाँ पर आप लोअर से हायर पे जा रहे हो तो 3, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 0 तो लोअर से हायर पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। यहाँ से 0 से हायर पे जा रहे हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट। बस कुछ नहीं करना। धारा हमको पता है कि धारा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, तो प्रॉपर तरीके से ये प्लस टर्मिनल है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे 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 जाएगी। ये करंट I1, इस करंट को I2, इस करंट को I3 नाम दो। तो आपको पता है किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्वेश्चन खत्म भैया। यानी I जो आएगा वो कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। बस क्वेश्चन खत्म, फटाफट लगा दो। तो भैया करंट लिखना है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ही करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 माइनस कितना आएगा, 3 माइनस V अपॉन व्हाट 1 प्लस 2 माइनस क्या लिखोगे, V अपॉन व्हाट 1 प्लस कितना लिखोगे 1 माइनस यहाँ का पोटेंशियल 1, यहाँ का पोटेंशियल V कितना आएगा 1 माइनस V अपॉन रज कितना है, रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 0, 3 2 5 1 6, और यहाँ से V माइनस 3V बराबर 0, 3V कितना आएगा बराबर 6V कितना आएगा 2 वोल्ट। खत्म क्वेश्चन, खल्लास, एकदम मस्त क्वेश्चन। आपको जो मेथड समझ में आए उसको आप जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।